जी, तो जनरल डिस्क्लोजर्स पार्ट 2 शुरू हो गया है। जनरल डिस्क्लोजर्स हमने 6 पढ़े। नंबर 1 ज़रा दोबारा बताएं मुझे, यहाँ ही याद करके जाए ना, फिर लिखना भी है। जियोग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस मिल्स और प्लांट्स का, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिसमें लोकेशन और एरिया हो, फिर कैपेसिटी एक्चुअल और शॉर्टफॉल, प्रोडक्शन वाला नोट, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला नोट, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एवरेज और क्लोजिंग डेट पर, फिर लोकल रिश्तेदारों के बारे में बताओ, नाम और बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग जिसके अंदर बेसिस ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर शेयर होल्डिंग या कॉमन रिलेशनशिप बता सकते हैं, फिर फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में क्या बताएं, नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और एग्रीगेट शेयर होल्डिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्रेडिट फैसिलिटीज़, बड़ा ही मुश्किल एक डिस्क्लोजर आ गया है। ठीक है, इसमें आपका कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है और वो आपने ईयर एंड पे अवेल नहीं कर रखी, अनअवेल्ड है, डिस्क्लोज कर दो। बस डिस्क्लोजर खत्म। ठीक है, पढ़े जी। जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी जो कि अवेलेबल है टू द कंपनी अदर देन, जाहिर है ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल, ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो तो भाई वैसे ही क्या है आपको पता है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये क्रेडिट तो अवेलेबल होता ही है। अदर देन ट्रेड क्रेडिटर्स, आपके कोई आप जिससे चीज़ें खरीदते हैं उसने तो आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया ही होता है, नॉर्मली 2-3 महीने का आप उधार पे उठाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहे जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू द कंपनी एंड नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या कर दो आप, लोन वगैरह कह लें इसको। ठीक है, लोन वगैरह। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो क्रेडिट फैसिलिटीज जो आपकी कंपनी को अवेलेबल है और ईयर एंड पे अवेल्ड नहीं है अदर देन ट्रेड क्रेडिट, उसको क्या कर दो, डिस्क्लोज। ये 7वीं बात हो गई, 6 हो गई थी ना, 7वीं बात हो गई। 8वीं बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स। पब्लिक ऑफरिंग जब आप करते हैं तो लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं, तो जब पैसा इकट्ठा किया है तो फिर उस पैसे को इकट्ठे करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बने तो उसके अंदर आप बताएं जो प्लान्स आपने, जो उनको आपने सब्ज बाग दिखाए थे, उनकी तरफ कितने कदम आपने उठा लिए, क्या आपने यूटिलाइजेशन की है पैसों की, और कितने प्लान्स को आप जो है वो फुलफिल कर पाए। मतलब थोड़ी मोटी मोटी बात ये है, तो पढ़ें ज़रा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड आफ्टर इनिशियल और सब्सिडरी सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई जब आपने पहली बार कंपनी रजिस्टर की थी तो शेयर इशू करके पैसे लिए थे, या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने इशू की हैं आफ्टर पहली बार शेयर्स इशू करके पैसे लिए थे, या बाद में कभी शेयर इशू करके आपने पैसे लिए हैं, तो उन इशूएंस ऑफ शेयर्स के बाद, ठीक है, आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अगर बनाई हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने डिस्क्लोज करना है क्या, implementation of plans as disclosed in prospective या offering document with regard to utilization of proceeds raised shall be disclosed till full implementation of such plans। जब तक पूरा हो नहीं जाता आपने क्या करना है जी। अच्छा, इसके अंदर उसने सिक्योरिटीज और डेट दोनों के बारे में कह दिया। पब्लिक ऑफरिंग में आपको पता है आप शेयर भी इशू कर सकते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी, डिवेंचर्स, लोन नोट्स भी इशू करके लोगों से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो वाली जो इशू हुई हैं आफ्टर इनिशियल या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल या सेकेंडरी, अब वो सिक्योरिटी की हो चाहे डेट की हो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इशूड आफ्टर इनिशियल और सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग्स, उसमें कॉमन डालें यहां पे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जैसे आपने बाग दिखाए थे एज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टिव ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, विद रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स शैल बी डिस्क्लोज्ड, कब तक, टिल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। ठीक है जी, याद रहेगी बात। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने इनिशियल या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग के बाद बनाई हैं, जिनमें आपने सिक्योरिटीज या डेट्स इशू करके लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे,
तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो आपने प्लान जो सब बाग दिखाया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताना है। और क्या बताना है जी, बताएं जी कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स जो है वो कितनी हो गई है, और ये बताते रहेंगे आप टिल फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान, जब तक वो काम पूरा हो नहीं जाता। ठीक है जी, ये बड़ा मुश्किल डिस्क्लोजर था। तो कितने हो गए जी, 8 हो गए। पहला मिल प्लांट वाला, अब जरा यूं शॉर्ट हो गया, पहला मिल प्लांट वाला, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तीसरा कैपेसिटी वाला, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला, चौथा एम्प्लॉयज वाला, पांचवा लोकल रिश्तेदारों वाला, छठवां फॉरेन रिश्तेदारों वाला, सातवां क्रेडिट फैसिलिटीज अनअवेल्ड वाला, और आठवां एनी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड आफ्टर इनिशियल या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग, उसमें आपने डिस्क्लोज करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एज रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ जो पैसे आपने इकट्ठे किए फंड्स। और ये कब तक डिस्क्लोज करते रह रहे, जब तक प्लान पूरी तरह इंप्लीमेंट हो ना जाए। ठीक है, लोगों से पैसे लेकर सो ही जाना आपने। उसके बाद चलो फिर ये पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब सारे डिस्क्लोजर तो आपने पढ़ ही लिए, देखे ना, ये जो जनरल डिस्क्लोजर यहाँ तक तो आपके देखे ना। मैं अगर आपको गो थ्रू कराऊँ, ज़रा एक डिस्क्लोजर रह गया, गो थ्रू कराऊँ तो ये आपका लीगल स्टेटस एंड नेचर, जैसे यहाँ शुरू करें, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, आप बैलेंस शीट बनाई, पीएनएल बनाया, ठीक है। उसके बाद चेन इक्विटी, कैश फ्लो, फिर नोट्स। नोट्स के अंदर लीगल स्टेटस एंड नेचर का नोट हमने पढ़ लिया है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करनी रहती है। फिर जब शुरू होते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड डिस्क्लोजर, तो यहाँ से शुरू हो गए, तो कर लिया हमने ये। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर उनका करंट पोर्शन अलग, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने लोन रिसीवेबल में किया है, लोन पेबल में भी ऐसा ही होगा, हो सकता है ना। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स अलग बताए, बातें की, ट्रेड अदर पेबल्स, ये सारा कुछ कर चुके हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। फिर पीपीई का नोट बनाया था पास पेपर 1 के अंदर, अब आज ये भी पढ़ लिया बीच में कि इसके पर्टिकुलर्स है। फिर डिटेल ऑफ डिस्पोजल हम बना चुके हैं। तो उसके बाद CWIP है तो बता दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स ये रिसीवेबल हैं, डायरेक्टर्स टू एसोसिएट कंपनी, रिलेटेड पार्टीज, अदर्स रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, कल बनाया था, ठीक है। इसकी रेकन्सिलिएशन आ गई, और चंद बातें इसके बारे में हमने बताई, ये पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, ये इतना तो आपको पता ही है, अगर डिफरेंट स्टॉक्स हैं तो आपने उनको ब्रेकअप को बैलेंस शीट के फेस पे शो नहीं करना, नोट्स में करना है। फिर ट्रेड डेंट्स हैं डेंट पड़े हुए हैं, ट्रेड डेट्स हैं, ठीक है, ये आपने पास पेपर 2 के अंदर बनाया था, स्ट्रॉबेरी PL वाले में, ठीक है। ये कुछ बातें की थी, प्रोविजन अलग से शो की थी। फिर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट, अदर रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है जी। उसके बाद कैश एंड बैंक, ये भी हमने पास पेपर 1 में बनाया था, अगर 2-3 अलग अलग आ रहे हैं तो इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद PNL के शुरू हो गए, सेल के अंदर से ग्रॉस सेल्स में से लेस करके शो करें डिस्काउंट को और सेल्स टैक्स को। कॉस्ट ऑफ सेल हमने पास पेपर फिक्स वाले में ये बनाया था। फिर इसके अंदर वो आ रहा है, सैलरीज वेजेस में इंक्लूडेड है, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड। फिर अदर इनकम आई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आए, ऑडिटर रेम्युनरेशन का आ रहा है, नहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, सैलरीज वेजेस के अंदर ये शामिल है। फिर ट्रेडमार्क लाइसेंस वो आ गया अपना रॉयल्टी वाला। फिर एडमिन के अंदर आपने सैलरी वेजेस तो बताया ही था, साथ में ऑडिटर रेम्युनरेशन भी आ गया। फिर अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन आ गया, डोनेशन का नोट भी हमने पढ़ लिया। फिर फाइनेंस कॉस्ट में जितने एक्सपेंसेस इंटरेस्ट वाले हैं, लोन वाले, लीज वाले, इकट्ठे करके वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट फेस पे एक इशू करते होते हैं। फिर आपने टैक्स का नोट बनाना पहले से ही सीखा हुआ, यहाँ पे नहीं सीखा हमने। और उसके बाद ये कर चुके हम, रेकन्सिलेशन होती है, ये कर चुके हम। अब ये जनरल डिस्क्लोजर्स एक तरह से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो PNL से रिलेटेड वाला था, लेकिन ये भी जनरल के अंदर ही वहीं भी पढ़ा हुआ जहाँ बाकी जनरल पढ़े हुए। तो ये हमने रेम्युनरेशन वाला पढ़ा। फिर अभी हमने देखा ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी में फॉरेन रिश्तेदारों की डिस्क्लोजर और लोकल रिश्तेदारों का डिस्क्लोजर, और उसके बाद कैपेसिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, और सब्सिक्वेंट ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का नोट हमने पास पेपर 12 में नहीं बनाया था, वो आपको मैंने कहा था बनाएं, फिर भी किसी ने नहीं बनाया आज, बनाया ना आज भी। चले खैर, देखते हैं इसको भी। अब यहाँ पर ले दे के रह गया एक ये वाला डिस्क्लोजर, ठीक है जी। अब ये डिस्क्लोजर जो है ये सब्सिडरीज के बारे में है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है। बेसिकली तो वो कहता है कोई लोन, एडवांस या इन्वेस्टमेंट, कोई लोन आपने बाहर के मुल्क में दिया हुआ किसी को, रिसीवेबल है, कोई एडवांस दिया हुआ है, रिसीवेबल है, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब ये सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट ही तो है, आप ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या क्या बताएं, वो सारा कुछ इस नोट में गिवन है। जैसे हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर वहाँ से जाकर देखते हैं, ठीक है। कहता है जी हमारी सब्सिडरीज हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड हैं। नंबर 1 कौन है जी, एनेमोने होल्डिंग, ठीक है।
एनेमोने होल्डिंग लिमिटेड की बेसिस ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये हमारी सब्सिडरी है। तो क्या बताया आपने, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ये हमारी सब्सिडरी है जी। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जी, ये मॉरिशियस में हमने इनकॉर्पोरेट कराई है। इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जी, सारी की सारी हमारी है, और डायरेक्टली हमने इसको एक्वायर किया है बाय वे ऑफ सब सब्सिडरी है, इस तरह से नहीं किया हुआ, ठीक है ना। कॉमन कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, सारी की सारी हमारी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या बातें बता दीजिए आपने, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्टिव परसेंटेज, और वो इफेक्टिव परसेंटेज शेयर होल्डिंग और कंपनी शेयर होल्डिंग वो एक ही तरह में आ जाती है, बहरहाल वहाँ पे अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये बताओ ज़रा फॉरेन करेंसी में, कि जी वो 6 मिलियन यूएस डॉलर्स। अच्छा, तो इसी को कन्वर्ट करके बताओ, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोकल करेंसी में जी ये 798.777 मिलियन बनता है, कन्वर्ट करके बताया आपने। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में बताई और लोकल में भी बताई। फिर कोई टर्म्स कंडीशंस हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर विच इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड, अनकंडीशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जी, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। अच्छा, कोई लिटिगेशन वगैरह तो नहीं चल रही इन्वेस्टी के अगेंस्ट, नहीं जी नहीं, कोई नहीं चल रही। अच्छा, कोई डिफॉल्ट या ब्रीच तो रिलेटिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्होंने कोई डिफॉल्ट या ब्रीच तो नहीं किया, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 बात। अब ये हर एक के बारे में बताया, एनेमोने के बारे में तो ये बातें थी। फ्लेक्सिबल पैकेजेस कन्वर्टर प्रोप्राइटरी लिमिटेड है, ये भी हमारी सब्सिडरी है, ये साउथ अफ्रीका में है, इसमें 63% हमारी शेयर होल्डिंग है, लेकिन थ्रू एनेमोने होल्डिंग, यानी एनेमोने की ये सब्सिडरी है, ठीक है, एनेमोने। अच्छा, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको ये बताया नहीं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितने रुपीस पाकिस्तान में बनते हैं, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी क्या होनी है, और ऐसी कोई बात भी नहीं। फिर पैकेजेस लंका प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी है, श्रीलंका में है, 79% है, डायरेक्ट है, और रुपीस, ये क्या, ये भी रुपीस, ये भी रुपीस, श्रीलंका वाले भी रुपीस रुपीस ही कहते हैं हमारी तरह से, ठीक है। तो रुपीस 451 ये श्रीलंकन करेंसी है फॉरेन, और रुपीस 442, पता नहीं अब ऐसा है कि नहीं है, तो ये हमारी लोकल करेंसी आ गई। अनकंडीशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, नन और नन, मतलब थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, बातें ये बतानी है क्या जी, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। इफेक्टिव का मतलब क्या है भाई, 100% शेयर होल्डिंग नहीं कर रहे आप, इफेक्टिवली कितना कर रहे हैं, अब ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, कैसे निकालना है इफेक्टिव। आपके सिलेबस में तो बस एक ही बात है, तो एक ही सब्सिडरी होती है, सिंगल सब्सिडरी, और उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। बहरहाल इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, फिर शेयर होल्डिंग डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, चौथी बात ये। उसके बाद फॉरेन करेंसी में कितनी इन्वेस्टमेंट है बताओ, उसको कन्वर्ट करो लोकल करेंसी में, फिर कोई टर्म्स कंडीशन है तो वो बताओ, कोई ब्रीच किया है तो वो बताओ, और कोई लिटिगेशन इसके अगेंस्ट है तो वो बता दो, कहानी खत्म, 9 बातें पूरी, सही है। अब इस डिस्क्लोजर को पेज 187 पे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैं पहले स्किप करने का था, फिर मैंने कहा पढ़ा ही दूँ, ठीक है। तो हमने पेज नंबर 187 पर नोट नंबर 27 किया, ठीक है। अब इधर से पढ़ें जी, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स। हमें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सामने पड़ी हुई थी ना, कोई लोन एडवांस इन्होंने नहीं दिया होगा, तो मिसाल के तौर पे कोई लोन या एडवांस भी होगा फॉरेन कंट्री के अंदर आपने दिया हुआ। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉरेन एसोसिएट्स की बात की थी, वो क्या था, हमने कोई उनको लोन एडवांस नहीं दिया हुआ, हमने उनको कोई लोन एडवांस नहीं दिया हुआ था, हमने उनके साथ ट्रांजैक्शंस किए ड्यूरिंग द ईयर, चीज़ें खरीदी होंगी, बेची होंगी, सही है। एडवांस अभी तक हमने पढ़ा था लोकल वाला, तो लोकल रिश्तेदारों के कोई लोन या एडवांस देते हैं, लॉन्ग टर्म है तो उसके अंदर कितने मसाइल थे, और कोई शॉर्ट टर्म है तो उसमें भी बातें बता रहे थे। अब यहाँ पे वही लोन एडवांस अगर आपने आउटसाइड पाकिस्तान, लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज अगर आपने कर दिया है, तो उसके बारे में तो फिर शदीद किस्म की बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी। क्या बताना पड़ेगा जी, अंडर नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या लोन ग्रांटेड, कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या जी, इन केसेस वेयर कंपनी हैज गिवन लोन एडवांस और हैज मेड इन्वेस्टमेंट, बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, in foreign companies or undertakings, following disclosures are required to be made. Number 1, name of company or undertaking along with jurisdiction where it is located, name and address of beneficial owner, हम खुद हैं डायरेक्टली या एनेमोनी के जरिए, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टी का बेनिफिशियल ओनर कौन है, अमाउंट ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसी, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पीरियड फॉर विच,
टर्म्स कंडीशंस के अंदर ही पीरियड भी आ जाता है ना, सिर्फ ये याद रखो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पीरियड फॉर विच लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड, तो टर्म एंड कंडीशन में आ गया ना, टर्म एंड कंडीशन। फिर अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, ये कहीं नहीं लिखा हुआ था हमारे उस नोट में। एनीवेज डिटेल ऑफ ऑल लिटिगेशंस अगेंस्ट द इन्वेस्टी कंपनी, इन उस मुल्क के अंदर कोई इनके खिलाफ केस है तो बताएं। एनी डिफॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन इन्वेस्टमेंट एंड गेन और लॉस इन केस ऑफ डिस्पोजल, तो ये दो चीज़ें ज़रा एडिशनल आई हैं। तो असल में ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर। फिर अमाउंट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट, चौथा नंबर लोकल में बताओ, पांचवा नंबर फॉरेन में बताओ। ये इस तरह से हमारे ज़रा कम थे ना और इधर ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। ये 5 हो गए। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस 6 हो गई। फिर ये हमारे उस नोट में नहीं था, 7वां। फिर डिटेल ऑफ एनी लिटिगेशन, फिर एनी डिफॉल्ट और ब्रीच, और फिर ये क्या हुआ, कहीं पे फिर एक कम हो गया, एक ही बढ़ा था ना, नहीं ये वाला भी तो बढ़ा है। डिटेल ऑफ लिटिगेशन, डिफॉल्ट, ब्रीच, कोई एडिशनल वहाँ पे लिखा हुआ था। बहरहाल ये 10 यहाँ पे, ठीक है, और सही है। तो क्या बताओ, अपने आपने अगर कोई लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी फॉरेन कंपनी में, तो आपने बताना है नाम उस कंपनी का और जिस जगह पे वो जुरिसडिक्शन, जिस जगह पे वो मौजूद है, जहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, जुरिसडिक्शन ये बतानी है। फिर नेम और एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर बताना है। फिर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बतानी है फॉरेन करेंसी में, 5वां लोकल करेंसी में। फिर एनी लिटिगेशन अगेंस्ट दैट इन्वेस्टी इन दैट कंट्री। फिर एनी डिफॉल्ट और ब्रीच। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, और फिर एनी रिटर्न रिसीव्ड, वो हमने जहाँ से अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, और गेन लॉस अगर डिस्पोज कर दिया तो उसके ऊपर कितना है। तो ये 10 बातें आपने लिखनी होंगी, ठीक है, अपने उस सफ़े के ऊपर। और बस कहानी ख़त्म हो गई है, नज़दीक लग गया काम, ठीक है, सही है। और आखिर में क्या है जी, फॉरेन डेटर्स के बारे में क्या बताना है। अब डेटर्स पहले रिश्तेदारों वाले थे ना, अब वो लोकल डेटर्स रिश्तेदारों वाले थे, तो ये फॉरेन डेटर्स रिश्तेदारों वाले के बारे में क्या करना है, वो उनका नाम बताना है, ठीक है। बस इतनी सी बात उसने लिखी है कि इन केस वेयर कंपनी मेड एक्सपोर्ट सेल्स, कंपनी की क्या है जी, एक्सपोर्ट सेल्स हैं, तो फिर एक्सपोर्ट डेटर्स होंगे, ठीक है ना, मतलब फॉरेन डेटर्स होंगे, सॉरी एक्सपोर्ट डेटर्स, हाँ फॉरेन डेटर्स। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स, जो आउटस्टैंडिंग हैं अभी, क्या बताओ जी, नेम ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग इन केस ऑफ, जानने वाले अगर हैं तो उनका नाम बताना है, जानने वाले, ठीक है जी। और नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज, रिलेशनशिप के साथ उसने लिख दिया इफ एनी, एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, यानी अगर फॉरेन डेट्स में डिफॉल्ट हुआ है तो चाहे जानने वाले का है चाहे अनजान का है, जानने वाले का है चाहे अनजान का है, डिफॉल्ट के केस में अनजान का नाम भी बताओ क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड डेट है, ठीक है जी, बस कहानी खत्म होगी। तो फॉरेन ट्रेड डेट्स के बारे में क्या है जी, अगर तो आपके डेटर्स आउटस्टैंडिंग हैं और उनमें कोई रिश्तेदार है आपका डेटर, तो उसका नाम बताओ, दूसरों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफॉल्ट कर गई है कोई पार्टी, नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी बताओ और डिफॉल्ट की अमाउंट बताओ, लेकिन रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, अगर है तो बता दो, नहीं है तो भी बताओ, ये यूं कहना चाह रहा है सही, ठीक है। जबकि डेटर के केस में, आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स के केस में सिर्फ नाम बताएं जानने वालों को, जानने वालों का कोई ट्रेड डेट है फॉरेन ट्रेड डेट तो वो नाम से बताएं, अनजान का बस अदर्स लिख दें, ठीक है, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं, किस किस को हमने, जॉन को, समित को, जिस जिसको चीज़ें बेची हैं कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो जाए तो जानने वाला है या नहीं है उसका नाम और डिफॉल्ट की अमाउंट बतानी जरूरी है, ठीक है जी, ओके। फॉरेन ट्रेड डेट्स, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स पूरे होते हैं यहाँ पे। अब ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा ये जनरल वाले भी ज़रा समराइज करें। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, उसमें इमूवेबल, सबसे पहले मिल्स प्लांट वाला, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, फिर कैपेसिटी प्रोडक्शन वाला, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला, लोकल रिश्तेदारों वाला, फॉरेन रिश्तेदारों वाला, फिर क्रेडिट फैसिलिटी अनअवेल्ड वाला, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स वाला, फिर फॉरेन एडवांस है, लोन है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में 10 बातें बताई, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड डेट्स, ठीक है जी, ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगली बारी आती है बैलेंस शीट से। अब तरतीब ये कर लें अगर किताब वाली, तो
बैलेंस शीट के रिलेटेड डिस्क्लोजर कौन से थे जी? सबसे पहले सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स थी, 5 चीज़ों को फेस पे शो करो। फिर फिक्स एसेट से रिलेटेड 4 डिस्क्लोजर थे। अब अगर वो 4 और ये वाले 3 डालें तो फिक्स एसेट के साथ बन गए ना, पहले 3 डाल, ठीक है ना? अगर कभी इकट्ठे पूछ ले तो ऐसे करना है आप, ठीक है? अच्छा, फिक्स एसेट के 4 आ गए थे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस जो आपने दिए होते डायरेक्टर्स वाला, और अभी उसकी समरी बनाई थी आज आके। फिर उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर आपके रिश्तेदारों वालों के बारे में क्या करना है। उसके बाद फिर वो HR पॉलिसी वाले लोन एडवांसेस आ गए। उसके बाद और क्या था? प्रोविजन को अलग शो करना है, वो तो सारी बातें बीच में आ रही हैं, ठीक है ना? मैंने मोटी मोटी हेडिंग सिर्फ मैं बताता जा रहा हूँ कि ये थे बैलेंस शीट में एसेट साइड के डेटा के डिस्क्लोजर्स। फिर कैपिटल एंड रिजर्व का लायबिलिटी साइड में शुरू हुआ, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर वो जो चीज़ें अलग अलग बतानी थी, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कुछ डिस्क्लोजर थे, और क्या था? कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है जी? तो ये सारे डिस्क्लोजर इतने ही हैं। अब कहाँ पर पहुंचा हुआ है काम? कितना सफ़ा? एक सफ़ा हुआ, एक सफ़ा हुआ, एक है 1.5 पे पहुंच गया काम, एक पूरा हो गया और एक आधा। क्या लगता है जनरल डिस्क्लोजर पूरे कर लोगे एक सफ़े पे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, कमाल कर दोगे फिर आप, ठीक है ना जी? तो किस किस ने नहीं लिखे अभी तक? एक भी डिस्क्लोजर नहीं लिखा। करेंगे ना पूरे? चले, अच्छा जी। अब टाइम अभी है, शरिया कंप्लाइंस डिस्क्लोजर जो हैं इनके लिए भी कोई जगह रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये ना शॉर्ट करके बताऊंगा, लेकिन अब ज़रा काम हैवी हो रहा है, इसलिए अब फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ 3rd 4th 5th स्केड्यूल की डिस्कशन पे। एक तस्वीर दिखाऊंगा, गपशप लगाऊंगा, और ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे MCQs आप होमवर्क में करके आएंगे कि कमाल हो जाएगा, ठीक है ना जी? तैयार है ना सारे? शरिया कंप्लाइंस के अलावा अभी इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहता, थोड़ी थेरी है हल्की सी, 1-2 सफ़े, वो बिल्कुल गपशप वाली थेरी है, कल इंशाल्लाह उसको भुगता देंगे, ओके? अब ज़रा सब बातों को छोड़ें, आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई मौजूद भी हैं। मैंने पिछली बार वाला ओपन किया था और वहाँ से निकाला था, कितने गया मैंने लब नहीं रहा, ये रहा। आप इसको क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको कहा है कि आप देखें। अच्छा जी, कंप्लायंस की बात हो रही है यहां पर। कंप्लायंस, हमने 2 तरह की कंप्लायंस करनी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमने कंप्लायंस करनी है कंपनीज ऑर्डिनेंस की भी, और कंप्लायंस करनी है हमने IFRS की भी, ठीक है? करोगे ना? चलो भागो फिर, आ जाते हैं। क्या क्या किया आज आप लोगों ने? अच्छा, अभी बैलेंस शीट कंप्लीट किया तुम लोगों ने? ओहो, जनरल डिस्क्लोजर नहीं किया अभी तक तुम लोगों ने? ओहो बेचारे। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2017 है ना हमारा। एक तो हमने कंप्लायंस करनी है इस कंपनीज एक्ट 2017 की, और दूसरा हमने कंप्लायंस करनी है IFRS की। ये जो आपने कंप्लायंस स्टेटमेंट अभी नोट्स के अंदर नहीं, वो आपने स्टार्ट के अंदर नोट देखा था, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें हम यही तो 2 दावे करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के तहत है, जिसमें IFRS को भी फॉलो किया गया और कंपनीज एक्ट को भी, ठीक है? तो IFRS, ठीक है जी। अच्छा, अब IFRS 3 तरह के होते हैं जी, आज आपको बताऊं। एक होते हैं IFRS जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, और एक जो है ना जी छोटी कंपनीज के लिए, बल्कि एक और आपने पढ़ा हुआ है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO। ये ICAP ने SEP की रिक्वेस्ट के ऊपर जो बनाए थे, आपने FAR में पढ़े थे। और एक होते हैं जी रिवाइज्ड AFRS, ये छोटी कंपनीज के लिए समराइज्ड किस्म के IFRS होते हैं। ये छोटी कंपनी को कहा जाता है कि आप जो है ना वो ज़्यादा अब तफसीलों में ना जाएं, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स रिक्वायर कर रहे होते हैं हमारे असल स्टैंडर्ड्स को। तो छोटी कंपनीज के लिए छोटे समराइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको क्या कहा जाता है जी? रिवाइज्ड AFRS, ठीक है? चलें, इसकी तो बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी ने कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है?
कंपनीज एक्ट के अंदर 3 स्केड्यूल्स हैं जी, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फॉलो कर रहे होते हैं। पहला है जी थर्ड स्केड्यूल, फिर जी फोर्थ स्केड्यूल है, और फिर फिफ्थ स्केड्यूल। अच्छा, अब जो थर्ड स्केड्यूल है ना बेटा, वो ये बताता है कि फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल ने लगना किस पे, और फोर्थ स्केड्यूल फिर बताता है जी मेरे ये रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं, फिफ्थ कहता है जी मेरे ये रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं। ठीक है, तो थर्ड स्केड्यूल बेसिकली क्लासिफिकेशन बताता है, तो वो क्लासिफिकेशन असल में मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये जो हम डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे थे, अभी सिर्फ शरिया कंप्लायंस वाले डिस्क्लोजर रह गए हैं, वरना सारे डिस्क्लोजर जो हमने पढ़े हैं वो फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल के डिस्क्लोजर्स थे। कौन से फोर्थ के कौन से फिफ्थ के ये अभी नहीं बताया, अभी सिर्फ याद कराए। साथ साथ अगर वो मुसीबत डाल लेते ना गले तो फिर समझ नहीं लगनी थी। अभी हमने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से स्केड्यूल के हमने डिस्क्लोजर्स पढ़ ली। तो जनरल डिस्क्लोजर से शुरू हुए हम, वहाँ पे हम करते करते बैलेंस शीट वाले डिस्क्लोजर्स पढ़ते हुए और P&L के डिस्क्लोजर्स तक पहुँच चुके हुए। ठीक है, सारे डिस्क्लोजर्स हो गए शरिया कंप्लायंस के अलावा, तो वो डिस्क्लोजर्स तो हम पढ़ ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमें बताता है थर्ड स्केड्यूल, ठीक है जी, और फोर्थ स्केड्यूल थर्ड बताता है कि फोर्थ किस पे लगना है और फिफ्थ। अच्छा, वैसे तो अगर मैं शॉर्ट बात करूँ ना जी, शॉर्ट बात, तो वैसे फोर्थ स्केड्यूल ना लिस्टेड कंपनीज पे लगता है सिर्फ। किस पे जी? तो ये जो आपको सवाल नज़र आते थे जिनमें आपने ढेर सारे डिस्क्लोजर बनाए, नॉर्मली उनके ऊपर क्या लिखा होता था? लिस्टेड कंपनी, ऐसे ही है ना। और बाकी जितनी कंपनीज हैं अदर देन लिस्टेड कंपनी, जितनी भी हैं अदर्स, उनके ऊपर फिफ्थ स्केड्यूल लगता है। फोर्थ स्केड्यूल बड़ा भाई है। फिफ्थ स्केड्यूल यानी फोर्थ स्केड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं और फिफ्थ के अंदर बहुत थोड़ी हैं। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर डाला हुआ है कंपनीज एक्ट ने भी कि वो डिस्क्लोजर्स दें। अब मैं असल में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाना चाह रहा था आज, तो ये क्लासिफिकेशन की तस्वीर आपके पास किताब में भी मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, बहरहाल ये तस्वीर भी ज़रूर बनाइएगा, ये ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करते जाते हैं। अब देखो बेटा, कुछ चीज़ें ना माजरत के साथ वो हमें याद करनी पड़ेंगी। अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ ये 3 चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल, रेवेन्यू और एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, सही है। शेयर कैपिटल 200 मिलियन, रेवेन्यू 800 मिलियन, एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 750। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, और उसके एम्प्लॉयज़ 750 को टच कर जाते हैं, ऐसे ऊपर है, या रेवेन्यू 800 मिलियन या उससे ऊपर चला गया, या 200 मिलियन का शेयर कैपिटल है या उससे ऊपर है, यानी ये एक थ्रेश होल्ड है। इनमें से किसी एक चीज़ को भी अगर आपकी कंपनी टच कर जाए तो वो कंपनी इधर आ जाएगी। ये कैटेगरी क्या है? इसको कहते हैं लार्ज स्केल कंपनी। क्या कहते हैं जी? यानी ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 200 मिलियन से ज़्यादा हो, जिसका रेवेन्यू 800 मिलियन से ज़्यादा हो, या जिसके पास 750 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, तो वो कंपनी बड़ी कंपनी कहलाती है। क्या कहेंगे उसको? लार्ज स्केल कंपनी। और अगर इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा तो इससे नीचे वाली कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को क्या कहा जाता है जी? मीडियम स्केल कंपनी, मीडियम साइज कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक अनलिस्टेड में 2 ही कैटेगरीज हैं, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल। ये तीनों चीज़ें जो मीट कर जाए, अच्छा कितना अरसा करे ये बात बाद में करते हैं, फिलहाल सिर्फ ये। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब मीट हो जाएं, ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज़ मीट हो जाए तो कंपनी जो है वो लार्ज स्केल कंपनी कहलाती है। और अगर ये तीनों से सब कुछ, 200 मिलियन से शेयर कैपिटल कम है, 800 मिलियन से रेवेन्यू कम है, 750 से एम्प्लॉयज़ कम है, तो इस सूरत में ये कंपनी क्या कहलाएगी? मीडियम स्केल। लेकिन किसकी बात हो रही है? पब्लिक अनलिस्टेड। जो प्राइवेट कंपनी होती है
प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें एक तीसरी कैटेगरी भी है, और छोटी कंपनी, यानी पीवीडी कंपनी जरा छोटी कंपनी भी हो सकती हैं। अब क्राइटेरिया वही था यहाँ पर, तो 200 मिलियन से शेयर कैपिटल अगर ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 800 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू है, तो ये लार्ज स्केल, और अगर इससे नीचे आ गई तो ये मीडियम स्केल है। लेकिन कब तक जब इससे भी नीचे ना चली जाए। यानी प्राइवेट कंपनी का यूं कहना चाहिए कि अगर उसका शेयर कैपिटल 10 मिलियन से कम है, रेवेन्यू 150 मिलियन से कम है, अब ये याद करने पड़ेंगे, इसको समझाने का और कोई तरीका है नहीं, लॉ है ना, याद करना पड़ेगा माजरत के साथ, ठीक है। तो ये इसीलिए तस्वीरी शक्ल में बनाया है ताकि आपके दिमाग में तस्वीर ज़रा बैठ जाएगी। बस यही 2-4 चीज़ें तो याद करनी है, अभी तक यही याद किया आपने या करना पड़ रहा है। अब ये है, इसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ना। अब 750 एम्प्लॉइज़ का क्या कॉन्सेप्ट लूँ मैं, 750 से ऊपर एम्प्लॉइज़ हो जाएं तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, माजरत। अगर प्राइवेट कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल 10 मिलियन से कम है, 150 मिलियन से रेवेन्यू कम है और 250 से कम एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये एक स्मॉल साइज कंपनी है। क्या है जी, स्मॉल साइज कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी का कोई भी एक इनमें से ऊपर चला जाए लेकिन इससे नीचे रहे, तो ये इन दोनों के दरमियान वाली कंपनी मीडियम साइज कंपनी है, ठीक है। और अगर इससे भी ऊपर चले जाए कोई एक चीज़ भी, तो ये क्या बन जाएगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें अगर ऊपर है तब भी ये लार्ज स्केल, कोई एक ऊपर है तब भी लार्ज स्केल, तीनों नीचे आ गई लेकिन इससे ऊपर है तो क्या है, अच्छा तीनों में से 2 नीचे चली गई, एक ऊपर ही है, मीडियम स्केल, तीनों नीचे चली गई, स्मॉल स्केल। लेकिन ये स्मॉल स्केल वाला कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, सिर्फ, ये बात समझ आई। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, आप थोड़ा याद करो ना साथ साथ, ठीक है। कितना जी, शेयर कैपिटल कितना, 200 मिलियन का शेयर कैपिटल, 800 मिलियन का रेवेन्यू, 750 एम्प्लॉइज। अगर इनमें से कोई एक फिगर भी टच हो गई, कोई एक थ्रेशोल्ड भी टच हो गया, तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी लार्ज स्केल कंपनी कहलाएगी। और अगर ये तीनों चीज़ें नीचे हैं तो फिर ये मीडियम साइज कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर एक और कैटेगरी भी है, और वो है 10 मिलियन का शेयर कैपिटल, 150 मिलियन का रेवेन्यू और 250 एम्प्लॉइज। अगर इससे नीचे चली जाएं, ये तीनों चीज़ें नीचे हों, तो ये क्या कहलाती है, स्मॉल स्केल कंपनी। मैंने यहाँ से मिटाया हुआ है अभी फिलहाल, ठीक हो गया। अब आती है बात फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी के केस में उन्होंने एम्प्लॉइज नहीं रखे, एनपीओ के केस में उन्होंने एम्प्लॉइज नहीं रखे, बल्कि उन्होंने सिर्फ किसको थ्रेशोल्ड बना दिया, रेवेन्यू को। अगर फॉरेन कंपनी है तो 1 बिलियन से ऊपर रेवेन्यू है तो लार्ज स्केल, 1 बिलियन से नीचे रेवेन्यू है तो स्मॉल स्केल। एनपीओ का अगर रेवेन्यू 200 मिलियन, रेवेन्यू क्या होता है एनपीओ का, सच्ची एनपीओ का रेवेन्यू यही डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, जो कुछ भी इनकम एक्सपेंडिचर में आप बनाते थे, जो इनकम्स में आता था, वो उनका क्या था, रेवेन्यू ही था, तो ठीक है ना, उनका रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू एनपीओ का 200 मिलियन से ऊपर है तो ये लार्ज स्केल एनपीओ है, और अगर इससे नीचे है तो ये क्या है, स्मॉल स्केल एनपीओ। ओके, अब जरा एक दफा दोबारा कोशिश करें, तकरीबन याद हो गया, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो 200 मिलियन का शेयर कैपिटल, 800 मिलियन का रेवेन्यू, 750 एम्प्लॉइज। अगर कोई भी चीज इनमें से टच हो जाए तो ये लार्ज स्केल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, और अगर ये तीनों चीजें नीचे चली जाएं तो फिर ये मीडियम स्केल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन प्राइवेट कंपनी केस के अंदर एक और क्राइटेरिया भी है, तो हम नीचे से शुरू कर देते हैं। अगर शेयर कैपिटल 10 मिलियन से कम, रेवेन्यू 150 मिलियन से कम, एम्प्लॉइज 250 से कम, तो ये स्मॉल स्केल कंपनी। अगर इनमें से कोई एक चीज टच हो जाए लेकिन वो ऊपर वाले पुराने थ्रेशोल्ड से, कौन से वाले से, 200, 800, 750 वाले से अगर नीचे ही रहे तो ये क्या बनेगी, मीडियम साइज। और अगर ऊपर कोई एक चीज भी टच हो गई, कोई एक चीज था, ये 150 मिलियन था, ये 750 मिलियन था, लेकिन यहाँ पे 750 हो गए, तो ये क्या बन जाएगी। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि कितने साल तक ये क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है और कौन सी वाली बेस के ऊपर डिसीजन लेंगे, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये अलग बताता हूँ। गॉट इट, सही है। और फॉरेन कंपनी केस के अंदर बहुत आसान, रेवेन्यू अगर 1 बिलियन से ऊपर है तो लार्ज स्केल, नीचे है तो मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल कोई नहीं होती। एनपीओ केस के अंदर अगर 200 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू है, यानी डोनेशन वगैरह, तो लार्ज स्केल एनपीओ, और अगर नीचे है तो, अच्छा अब अगली बात, ये तो मैं हटा दूं, ठीक है जी, ये समझ आ गया, बोलो ये समझ आ गया। अब 2 चीजें बतानी है आपको, स्केड्यूल और स्टैंडर्ड। कौन सी कंपनी ने कौन सा स्केड्यूल लगाना है और उसने कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। अब इसमें ना
सिर्फ 3 प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, सिर्फ 3 प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। नंबर 1 स्मॉल स्केल कंपनी, इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम होगी आपके ख्याल में? हाँ, IFRS इस पर नहीं लगने कंप्लीट वाले, बल्कि इस पर छोटे वाले स्टैंडर्ड रिवाइज्ड AFRS लगने हैं। ये प्रॉब्लम चाइल्ड नंबर 1 हो गया। प्रॉब्लम चाइल्ड नंबर 2 कौन है? मीडियम साइज NPO। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यानी कि छोटी NPO कह लें, मीडियम साइज नीचे तक छोटी, वो मीडियम साइज सारी मीडियम है ना, छोटी सी NPO भी क्या है? लार्ज नहीं है क्या? हाँ जी, जो मीडियम साइज NPO है वो सिर्फ कौन से स्टैंडर्ड यूज करेगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, जो आप FAR के अंदर पढ़ के आए। पूरे नहीं पढ़े, पर काफी पढ़ लिए थे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों है? क्योंकि ये लार्ज स्केल होने की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO तो फॉलो करेगी ही करेगी, साथ में IFRS को भी इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम चाइल्ड सामने आ गए, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम चाइल्ड सामने आ गए। अब उसके अलावा देखो, इधर देखो देखो देखो, IFRS 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 IFRS। प्रॉब्लम चाइल्ड क्या बना? रिवाइज्ड AFRS, ASNPO, ASNPO प्लस IFRS। ये 3 प्रॉब्लम चाइल्ड है, ऐसे ही याद करना, ठीक है। सही है, तो स्टैंडर्ड वाली कहानी खत्म। बोलो IFRS 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 प्लस ASNPO, ASNPO रिवाइज्ड AFRS। गॉट इट? गॉट इट? ये तो बात होगी स्टैंडर्ड्स की। अब आती है बात स्केड्यूल की। कौन सा स्केड्यूल लगेगा? देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा। फिफ्थ 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 फिफ्थ, क्या मतलब? फोर्थ किसी पे नहीं लगना? फोर्थ सिर्फ लिस्टेड पे लगना है, और लिस्टेड मैंने यहां पे लिखी नहीं हुई। फोर्थ किस पे लगना है? जरा लिस्टेड पे, और लिस्टेड तो यहाँ पे लिखी नहीं हुई। अब अगर इकट्ठा बोले तो, तेजी से बोले तो, इकट्ठा बोले तेजी से बोले तो, ये देखें जी, IFRS फोर्थ स्केड्यूल। अब तेजी से बोलना है, ठीक है, मैंने याद करा दिया। बोलो IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, रिवाइज्ड AFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS प्लस ASNPO और फिफ्थ स्केड्यूल, सिर्फ ASNPO और फिफ्थ स्केड्यूल। गॉट इट? एक मिनट अभी। अच्छा जी, ये देखें जी, लार्ज स्केल कंपनी, मीडियम स्केल कंपनी, फिफ्थ स्केड्यूल लगेगा IFRS। स्मॉल स्केल कंपनी पे फिफ्थ स्केड्यूल और रिवाइज्ड AFRS। लार्ज स्केल NPO पे फिफ्थ स्केड्यूल और IFRS प्लस ASNPO। मीडियम स्केल NPO पे फिफ्थ स्केड्यूल और ASNPO। लिस्टेड कंपनीज पर फोर्थ स्केड्यूल और ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। कंप्लायंस नहीं है, कंपनीज, ठीक है जी। ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज होती हैं। लेकिन एक और बात, पब्लिक अनलिस्टेड भी बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट होता है। देखें, लिस्टेड कंपनी में तो स्टैंडर्ड कहता है पब्लिक का इंटरेस्ट है ही है। क्यों? मेरे आपके पैसे उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी को क्या कहा जी इन्होंने? लिस्टेड कंपनी, एक मिनट इसको फिर छुपाएं जरा, छुप जा। हाँ, लिस्टेड कंपनी क्या है जी? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, PIC। क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा तबाही फिरी हुई है। फोर्थ स्केड्यूल, इस पे ज्यादा डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, और IFRS भी इस पे लगते हैं। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, लेकिन ये सारी बात समझ आ गई। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी लिस्ट मैं शायद आज नहीं पढ़ा रहा, देख लेते हैं, वैसे दिल कर पड़ा तो पढ़ा देंगे। वो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मसलन वापडा एक ऐसी कंपनी है, हो सकता है वो अनलिस्टेड हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो अनलिस्टेड हो, एक मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट तो है। मिसाल के तौर पे सांबा बैंक, मसलन मिसाल के तौर, मुझे नहीं पता, सांबा बैंक जो है वो हो सकता है लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट ना कराया हो सकता है लिस्टेड ना हो, लेकिन चूंकि मेरा आपका पैसा उसमें पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या है? तो मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज अनलिस्टेड वाली भी हो सकती हैं, ठीक है। वो अनलिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, अनलिस्टेड कौन सी हैं जी? बहुत सारी हैं। कौन सी हैं जी? बहुत सारी हैं। वो लिस्ट कंपनी एक्ट में लिखी हुई है, उन पे भी क्या लगेगा? फिफ्थ स्केड्यूल और IFRS। इसका मतलब ले दे के फोर्थ स्केड्यूल सिर्फ किस पे लगा? लिस्टेड कंपनीज पे, ठीक है जी। उम्मीद तो बड़ी है कि ये आपको याद हो गया होगा यहीं से, ठीक है।
इसकी पिक्चर ले लें। ये ऐसे ही याद रखना है, ये सबसे आसान है। ये तस्वीर दिमाग में बस बैठी हो, सबसे आसान है, ठीक है। और उम्मीद है याद हो गया होगा। ये मुश्किल काम है वैसे, समझ नहीं आती, लॉ को पढ़ें तो फिर तो समझ आती नहीं ना। अच्छा, अब तस्वीर खींचने वालों, वैसे अगर आप देखो ना तो आपकी किताब के आखिर पर ये आपको मिल भी जाएगा। ये जो हमने ये बनाया था वो यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे बनाने के बाद ही किताब में डाला गया था, पर किताब में ज़रा इसकी शक्ल ऐसी होती, इसलिए ज़रा मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है ना। कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया। ही प्रॉब्लम चाइल्ड, फिफ्थ कैजुअल प्लस IFRS प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, और इस पे फिफ्थ कैजुअल प्लस IFRS फॉर SMEs एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, SMEs वही वाले, ठीक है ना। अब फिफ्थ कैजुअल रिवाइज्ड IFRS फॉर SSCs आ रहे हैं, फिर लार्ज स्केल कंपनी, मीडियम स्केल कंपनी, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको ज़रा आपने यहाँ से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब ज़रा तशरीफ़ लाइए ना इधर, जहाँ पे हमने ये बनाया था। इसके ऊपर वाला वो पता नहीं, आपने पिक्चर उसकी भी लेनी होगी मेरे ख्याल से। ये पता नहीं, ये कंप्लायंस जो मैंने बताई थी। तो क्लासिफिकेशन असल में थर्ड स्केड्यूल अभी आपको पढ़ाया कि थर्ड स्केड्यूल बताता है कि फोर्थ स्केड्यूल किस पे लगना है, फिफ्थ किस पे लगना है, और कौन सी कंपनी लार्ज स्केल, कौन सी मीडियम, कौन सी स्मॉल स्केल, ठीक है। ये सारी बातें थर्ड स्केड्यूल के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। अब एक दो बातें अहम, ये ज़रा यहाँ से देखते हैं। ये थर्ड स्केड्यूल था जी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें, ये 4 क्लासिफिकेशन शॉर्ट नाम लिखे हुए हैं। ये पेज नंबर 189 पे है, ठीक है। और इसको ना आपने एक दफ़ा रीड ओनली करना है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में कुछ अनलिस्टेड भी होती हैं। वो कौन सी हैं? ये वो काफ़ी सारी जो मैंने लिखी थी ना, वो यहाँ पे लिखी हुई। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी डिफाइंड इन द एक्ट, चलो जी, अब क्या है पता नहीं क्या है, रजिस्टर्ड आगे कह रहा है वो, और दूसरी बात, रजिस्टर्ड और लाइसेंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेड लेजिस्लेशन और रूल्स रेगुलेशन मेड नॉन बैंकिंग, वही मतलब कह सकते हैं बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कब हो सकती है? जब वो एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, मुदारबाज हैं, मुशारकाज हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। बहरहाल ये बहुत सारी हैं। सिक्योरिटी ब्रोकर्स जो हैं, जिनके पास लाइसेंस है ट्रेडिंग का, और सेल्फ क्लियरिंग और ट्रेडिंग क्लियरिंग कैटेगरी, अजीब सी बातें लिखी हुई हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी सारी हैं। रजिस्टर्ड अंडर नोटिफाइड और लाइसेंस अंडर बैंकिंग कंपनीज, तो ये बैंकिंग कंपनीज आ गई, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई, ये सिक्योरिटी ब्रोकर्स आ गए, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज वगैरह, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी जो फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है ना। और ऑल कंपनीज एंगेज इन प्रोडक्शन और सेल ऑफ, कंपनीज एक्ट ने कहा है जो भी चीनी प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है, ठीक है ना। तो ये 4 उन्होंने बताई, 5, ठीक है। एक कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट कह रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ कह रहे हैं, ठीक है, तो लॉ एज इट इज लिखा हुआ है। बहरहाल हमने ये याद रखना है कि कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, मुदारबाज वगैरह, फिर कोई जो है वो आपकी शुगर बनाने वाली कंपनी, तो ये सब क्या है? ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। इन पे क्या लगता है जी? IFRS और फिफ्थ स्केड्यूल। तो ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया हुआ है, इसको एक नज़र देखिएगा कि ये वाला बेहतर है या वही वाला बेहतर है। जो टेबल देखा इंशाल्लाह वही बेहतर लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था असल में, क्योंकि ऊपर वाली बात तो मैंने टेबलर फॉर्म में करा दी थी आपको, ट्री फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में तो ये है, ट्री फॉर्म में करा दी थी, ठीक है। इसको एक बार तसल्ली कर लीजिएगा, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, कि ये क्लासिफिकेशन, मसलन हम इस वक्त हैं मीडियम साइज कंपनी, ठीक है, हमारा ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 2024 में, और हमारे एम्प्लॉयज थे अभी जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज हो गए हैं जी 751 हो गए। क्या करें? कैटेगरी बदल दें? कंपनी कहता है नहीं, आप 24 के अंदर इस बात पे पहुंचे हैं, पता लग गया आपको। वैसे तो 25 में जाके पता लग रहा होता है ना, फाइनेंस बना रहे होते हैं, खैर एनीवेज, तो 24 में आप 751 एम्प्लॉयज़ पे हैं, 25 में भी आप 750 से ऊपर रहें, कंसेक्टिव 2 साल पे, जब तक आप इनमें से कोई एक थ्रेशोल्ड मीट करेंगे तो फिर जाकर आप कैटेगरी बदल के लार्ज स्केल में आ सकते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही कंसेक्टिव 2 साल अगर आप ये सारी चीज़ों से नीचे फिर रहे होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल से मीडियम स्केल में आ सकते हैं। कैटेगरी चेंज होने के लिए ज़रूरी क्या है, 2 कंसेक्टिव ईयर्स आपको ये क्राइटेरिया मीट करना या फेल टू मीट। पढ़ो, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये भी अगली बात है, ये उससे भी अगली बात है कि 24 में अगर आप 751 पे आ भी गए हैं तो वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो अभी ऑडिट होंगी, पता लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप अभी बना रहे हैं तो फाइनली नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो आपने किस बेस के ऊपर चलना है, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर यहाँ पर आप 749 थे तो आप स्मॉल स्केल ही है, लेकिन अगर आप 751 पिछले साल में थे तो फिर देखना पड़ेगा कि ये दूसरा साल है कंसेक्टिव या अभी एक ही है। तो अगर एक है तो फिर भी आप कैटेगरी बदल नहीं सकते। तो पहली बात, आपने बेस किस पे करना है, क्लासिफिकेशन जब बनानी है तो प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे क्लासिफिकेशन बेस करेगी। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। आगे कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। कहता है ये ईयर एंड वाला बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉइज कौन से हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है जी। एवरेज नंबर ऑफ, हर महीने के एंड पर कितने एम्प्लॉइज थे ये कैलकुलेट करो और ईयर एंड पे बैठ के 12 फिगर्स ऊपर लिख के डिवाइड बाय 12 करो, अगर एवरेज 750 से ऊपर जाए तो, ठीक है जी। एम्प्लॉइज 750 और मोर, टर्नओवर इज ग्रेटर देन 800, कैपिटल ऑफ 800 मिलियन और मोर, ठीक है जी। तो इसका मतलब इन दोनों में 200 और 750 भी शामिल है, लेकिन टर्नओवर ग्रेटर देन 800 लिख दिया इसने, इसका मतलब ये 800 से ऊपर जाएगा। तो लेकिन खैर बारीक बात है, इतना मसला नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिएगा इसकी ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल लेस देन, ये अब लेस देन है, 200 से नीचे हो तो, अप टू 800 तक हो, यानी 800 उसने उधर शामिल कर दिया, और अप टू 750। बात समझ आ रही है? तो इसे ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, ताकि पता लगे कि किस तरह से इसने थ्रेश होल्ड को रखा हुआ है। ओके, यानी कि इन दोनों में तो इसने 200 को भी शामिल रखा और उससे ऊपर को भी, ठीक है, शेयर कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 800 मिलियन से ऊपर ही जाएगा तो, और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के अंदर भी 750 को भी शामिल रखा हुआ है। अच्छा चलें, बात और हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं ये आपने कौन से लेने हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। सब्सिडरी कंपनीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल फॉलो रिक्वायरमेंट ऑफ द, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी कंपनी खुद चाहे जो मर्जी हो, अगर वो खुद जो मर्जी हो, चाहे वो अनलिस्टेड है चाहे वो जो भी है, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको फोर्स स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। मीडियम साइज्ड कंपनी दैट आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो IFRS फॉर SMEs अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs मे ऑप्ट टू फॉलो IFRS नोटिफाइड बाय SEC फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। कहते हैं जिनको वैसे ही इजाज़त दी हुई थी हमने कि वो SMEs कहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए जो IFRS है, ठीक है ना। तो जिनको अलाउ किया गया था SMEs को फॉलो कर लें, जिनको अलाउ किया गया था कि आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO फॉलो कर लें, अगर वो चाहें तो वो ऑप्ट कर सकते हैं वो IFRS जो SCCP ने नोटिफाई किए, यानी कि SCCP ने नोटिफाई किए होते हैं स्टैंडर्ड्स, वही हम लगा रहे होते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा भी अभी हम पढ़ेंगे ना, जब थ्योरी के पहले सफ़े 1.5 सफ़ा जो रहता है उसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करने हैं जो SCCP ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वो करना चाहे तो कर सकता है, वो अपनी मर्जी है, उसको ज़्यादा चीज़ें बताना चाहे तो कोई मसला है नहीं उनको, ठीक है। The small size companies that are otherwise required to follow revised IFRS। अच्छा, मीडियम साइज के लिए वैसे अलाउ कर देता है वो, अभी वहाँ पे पढ़ेंगे जाके SMEs वाला स्टैंडर्ड्स भी, ठीक है ना। बहरहाल छोटी कंपनीज के लिए तो रिवाइज IFRS है, ठीक है। मे ऑप्ट टू फॉलो IFRS नोटिफाइड बाय, वो भी कह सकता है कि जी हम IFRS को फॉलो करेंगे, और या IFRS फॉर SMEs को फॉलो करना चाहते हैं। यानी 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है ना। एक है IFRS और दूसरा है IFRS फॉर SMEs। SMEs कहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। और तीसरे हैं जी रिवाइज्ड IFRS। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो मीडियम साइज कंपनी होगी उसके लिए आपको फिर ये अलग से बताना पड़ेगा। बहरहाल चल जाता है, दोनों के लिए उसने अलाउ कर दिया, ठीक है।
आगे फिर वही बात है, अब ये ज़रा टेबल था, यहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से आ गया है, तो ये बहरहाल पढ़ लेने में हर्ज कोई नहीं है, ठीक है ना, पढ़ लेने को गुनाह नहीं है, लेकिन ये इनफ होगा इंशाल्लाह जो आपने टेबल बनाया। अब उसके बाद आप MCQs को अगर देखें ना, मसलन ये तो क्या आ गया, वेलफेयर ट्रस्ट आ गया। एनीवेज यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो करना भूल गया, MCQs पे तो बाद में आना है, तो MCQs आपने करने हैं, मैंने कल डिस्कस करने, असल बात तो करना ही भूल गया। आपके लिए कभी कभी MCQs में यह इशारत भी आ जाती है कि थर्ड स्केड्यूल वाला है या फोर्थ वाला है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए, उसके लिए ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ अभी क्या लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, P&L के कौन से डिस्क्लोजर से, बैलेंस शीट के कौन से थे, जनरल कौन से हैं, ठीक है ना जी। ये सारे के सारे डिस्क्लोजर, अभी तस्वीर ना बनाएं, फ़ायदा कोई नहीं है, ये सारे डिस्क्लोजर्स को अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें बताऊंगा फोर्थ स्केड्यूल में मोस्टली सारे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, फिफ्थ में कम है, ठीक है ना। अब इसको ज़रा बताता हूँ कि ये कहाँ से हमने उठाए होंगे। तो डिस्क्लोजर में अब एक लाइन थी जो हम इग्नोर करते चले आए थे, ज़रा उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, थोड़ा आइडिया हो कि ये क्या मुसीबत है, चेक करिएगा। कहता है जी ये बुलेट फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, कौन सा बुलेट, पर्टिकुलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया, ये फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है। इसका मतलब बाकी सब के सब हैं, एक फिक्स, एक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन और एरिया वाला जो है ये फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है। अब ये इतनी बारीक सी बात है, ठीक है, ये एक पॉइंट नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ये एक पॉइंट हमने देखा यहाँ से, ठीक है, ये एक पॉइंट देखा हमने, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला डिस्क्लोजर आया था हमारा फॉरेन रिश्तेदारों वाला, जिसके अंदर वो कह रहा है कि बेसिस ऑफ एसोसिएशन और एग्रीगेट परसेंटेज, ये आपने लिस्टेड कंपनी को कहा है कि वो करें, बाकियों को माफ़ी है, यानी कि ये दोनों बुलेट्स भी फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है। दो बातें हो गई, ये पूरा डिस्क्लोजर ही फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, सुकून माहौल, तीन बातें हो गई। ये पूरा डिस्क्लोजर ही नहीं है यार फिफ्थ स्केड्यूल, कमाल हो तुम, चौथी बात हो गई। यानी फोर्थ स्केड्यूल में तो सब है, अच्छा सिर्फ एक मौका गालिबन ऐसा है जिसके अंदर फिफ्थ स्केड्यूल आगे बढ़ गया फोर्थ से, होए एक सिर्फ जगह जहां फिफ्थ स्केड्यूल फोर्थ से आगे बढ़ गया है, वरना हर जगह फोर के डिस्क्लोजर ही ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा लोन एडवांसेस कहता है जी नंबर 2 से लेके नंबर 8 तक, नंबर 2 से लेके नंबर 8 तक ये फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, पांचवी बात हो गई। यानी अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो ये सारी बातें बताएगी जो आज हमने पढ़ी थी एने मोने वाले नोट में, लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो बाकी कंपनीज को सिर्फ क्या बताने की जरूरत है, नाम और जुरिसडिक्शन जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनकी मर्जी यार उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पब्लिक का इंटरेस्ट कौन सा इनके अंदर आ गया, वो बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो आपके फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है। अब ये बातें इकट्ठी करनी ना, इसीलिए मैं वहां पे इकट्ठी करूंगा, फिलहाल तो आप सिर्फ देखते हैं कि यहाँ जहाँ ये मसला था। हाँ जी, ये पूरा डिस्क्लोजर ही फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर नहीं है, नंबर 6 बात हो गई, ये 6 जगह हो गई, ठीक है। ये पूरा डिस्क्लोजर फिफ्थ स्केड्यूल बहुत अच्छा है, कमाल का फिफ्थ स्केड्यूल कमाल का है जी। दिस कंप्लीट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन, सुभान अल्लाह, शरिया कंप्लायंस भी पूरे का पूरा नहीं है, 7वीं जगह ये फर्क आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, अब आते हैं जी बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स। यहाँ पे कहीं पे उसने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने वैसे ये ग्रीन क्यों किया हुआ है, ग्रीन ना असल में ग्रीन और येलो यूज़ हुए हुए हैं, इसलिए ज़रा इनको हटा के चलें, अब ये ना हो गुम हो जाए हमसे, ठीक है। अच्छा लें जी, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, चलते आ रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं, सुभान अल्लाह। वो बता दो कोई फ़र्क, बता दो यार, बता दो यार, कहीं पे कोई फ़र्क है तो बता दो भाई। ओ द अबव पैरा, द अबव पैरा इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ स्केड्यूल, कौन सा जी, लोन एडवांसेस अदर देन, यानी कि ये जो HR पॉलिसी वाला नोट था ये भी फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है। फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के अंदर आए, ये सबके लिए है। ओ पहली दफा ऐसा हुआ है कि फिफ्थ स्केड्यूल आगे बढ़ गया,
ये वाहिद जगह जहां पे फिफ्थ स्केड्यूल में जो चीज है वो फोर्थ में नहीं है। क्या कहता है वो? अमाउंट्स ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम बैंक लोन्स। आगे नोट में क्या है जी? दिस द फिफ्थ स्केड्यूल स्टेट्स अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब उसने क्या कहा था? अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है? सॉरी, इसके अंदर भी क्या है? फिफ्थ स्केड्यूल ने सिर्फ क्या कहा है कि सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी वाला बताओ, रिलेटेड पार्टी वाला ना बताओ। नहीं, यहां पर नहीं आएगा। बहरहाल ये फर्क आ गया थोड़ा सा, ठीक है। उससे आगे बढ़े, आगे फिर सेम चल रहा है काम, सेम चल रहा है काम, चल रहा है। ओ भाई कहीं कुछ बता दो, पीएनएल आ गया और फिर कहानी खात्मे की तरफ, खात्मे नेक की तरफ जा रही है और नेक की तरफ चली गई। फॉर्मेट पे आए तो इधर आए ज़रा, आपने ज़रा पेज नंबर ओपन करके रखना है ताकि आप ज़रा मुझे ये बता सकें, ठीक है जी। पेज नंबर, ये पीएनएल के डिस्क्लोजर्स किस पेज पे थे, फिर आपने तस्वीर बना लेना। आपके लिए मैंने ये सारा नोट किया कल बैठ के, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ पेज नंबर मुझे बताने हैं, उसके बाद फिर हम फिफ्थ फोर्थ वाली कहानी कर लेंगे और फिर सुकून मारेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ जी, ये कहाँ पे है जी आपके पीएनएल के डिस्क्लोजर्स? ये जो हमने पढ़े 1, ये सारे इसी पे हैं। ऑल्टर रेम्युनरेशन का भी इसी पे है। डोनेशन वाला अगले पे चला गया, इसी पे है। रॉयल्टी वाला अगले पे चला गया, 172 पे। अच्छा, और ये 171 पे आ गया। अच्छा, वो हमने आगे पीछे कर दिया था, याद आया, ठीक है। 171। अब देखो भाई, फोर्थ स्केड्यूल के अंदर ये सारे डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर भी ये सारे डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमने तो कहीं पे कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ी। मैंने अभी आपको दिखाया, कहीं पे कोई डिफरेंस नज़र आ रहा था? तो इस तरह से भाई अलग कर लेते हैं ना चीज़ों को। अब एंड पे आके तो ये आसान है, 2 चीज़ें याद रखना कि यार ये वाला इसमें था, इसमें नहीं था। पहले दिन साथ साथ पढ़ते तो फिर पढ़ लिया था हमने, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये तो सब कुछ टिकू टिकू हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। बैलेंस शीट, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स में आपकी सन्ड्री रिक्वायरमेंट सारी की सारी जो है वो, पेज बताएं, पेज 163, ठीक है जी। ये सारी की सारी सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स आपकी फोर्थ स्केड्यूल में भी हैं और फिफ्थ स्केड्यूल में भी हैं कि नहीं है? एक चीज छोटी सी, जरा इधर साथ ओपन कर लें यार, इसको देख लें, मुझे ऐसे शक पड़ रहा है। किसी एक ने कहा था कि ये मत बताओ, याद आ रहा है कुछ आपको कि नहीं आ रहा याद? ये देखो जी, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल। तो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी की सारी हैं, ठीक है, एक बुलेट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टिक भी लगा देना है और साथ मैंने छोटा सा लिखना है, क्या जी, क्या जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला बुलेट। इमूवेबल इतना लंबा हो गया थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलेट हैं। अच्छा, सॉरी, वो मैं जनरल जी, सही है, ये तो दोनों में था। फिर आगे चलो पहुंच जाते हैं जी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये तीनों आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो डिस्क्लोजर थे फिफ्थ स्केड्यूल में भी वो सारे के सारे देने हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस वाले के अंदर ज़रा देख लें जाके, एक चीज़ चेंज थी। कौन सी जी? ये देखें जी, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है, दूसरे में था। फिर हाँ, पेज 159 पे नहीं, वो तो बेटा जनरल डिस्क्लोजर है ना, उनको तो फिलहाल छोड़ देना। लोन एडवांसेस वाले ये जनरल डिस्क्लोजर्स के अंदर हम बाद में लिखते हैं, ये अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। तो सही है, ये बस वो शरिया, वो कौन सा वाला था, लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट एचआर वाला, वो नहीं था, ठीक है। ये सारे ओके जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं। ये जो है ना, ये लोन और एडवांसेस वाला, ये फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, ठीक है। तो तरतीब से चले, लोन एडवांसेस हो गया, करंट एसेट्स हो गए। अब लोन एडवांसेस और करंट एसेट्स के बाद आपको एक डिस्क्लोजर मिला था, ऐसे ही है ना, ये करंट एसेट्स के बाद है ना जी। ये देखें, करंट एसेट्स के बाद क्या है जी, लोन एंड एडवांसेस। तो इसके बारे में हम यूँ लिख लेते हैं, यहाँ पे करके ब्रैकेट में लिखते हैं जी कि लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट एचआर वाला, लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट एचआर, इतनी निशानी काफ़ी है ना। ये इसके बारे में क्या लिखेंगे जी, ये नॉट इन फिफ्थ स्केड्यूल, ठीक है,
पूरी बात नहीं लिख रहा। लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट HR एंड 1 मिलियन से ज़्यादा, अगर किसी को आपने लोन दिया है, लोन टू एम्प्लॉय अगेंस्ट HR दिया है या अदर्स को 1 मिलियन से ज़्यादा दिया है, तो ये पूरी बात नहीं लिख रहा। इतनी निशानी काफ़ी है ना। तो लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट HR वाला जो है, इट इज़ नॉट इन फिफ्थ, नॉट इन फिफ्थ, ठीक है। और ये किसके लिए मैंने एक्सेप्शन डाली है जी, ये करंट एसेट के बाद डाल दी। वैसे करंट एसेट या लोन एंड एडवांसेस के लिए इकट्ठी भी आप इसको रख सकते हैं कि इन्हीं डिस्क्लोजर्स के अंदर से अगर आप देखें तो, क्योंकि ये इसके बाद था इसलिए मैंने इसके बाद ही इसके साथ लिख दिया, क्योंकि आपकी तरतीब यही पड़ी होनी है, ठीक है ना। आपकी तरतीब यही पड़ी होगी जिसमें आप लिख रहे होंगे, तो आपके लिखे हुए डिस्क्लोजर्स में करंट एसेट्स के बाद आना है लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज एज पर HR या टू सप्लायर्स, तो उस पर कुछ ना करो। और अगेंस्ट HR या अदर्स को 1 मिलियन से ज़्यादा, तो फिर उसका नाम बताओ, फिर उसका कलेटरल बताओ, फिर टर्म्स बताओ। ये वाला डिस्क्लोजर लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बुलेट ही, ये लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट HR वाला डिस्क्लोजर ही फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर कहानी सेम चल पड़ी थी। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दोनों में है। नॉन करंट लायबिलिटीज में थोड़ा सा मसला था, एक छोटा सा मसला था। ये फिफ्थ स्केड्यूल स्टेट्स अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी, तो फिफ्थ स्केड्यूल सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी कह रहा है और फोर्थ स्केड्यूल एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी कह रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लेता हूँ मैं, अगर आपको फ़ायदा हो जाए इससे। तो अगर यहाँ पे मैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर यूँ लिख दूँ कि फिफ्थ स्केड्यूल क्या कह रहा है, फोर्थ स्केड्यूल क्या कह रहा है, एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी RP, ठीक है ना। जबकि फिफ्थ स्केड्यूल क्या कह रहा है जी, है तो ये भी ना, ऐसे कर लें यार, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है जी, एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, जबकि फिफ्थ स्केड्यूल सिर्फ क्या कह रहा है, ओनली एसोसिएट, ठीक है जी, ओनली एसोसिएट। हाँ, तो उसने भी ऊपर दोनों को सेपरेट कहा हुआ है। फोर्थ स्केड्यूल ने भी तो यही कहा है, पढ़ो, अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। फोर्थ स्केड्यूल ने क्या कहा, लिस्टेड कंपनी, तुमने एसोसिएटेड कंपनी को या रिलेटेड पार्टी को कोई लोन या एडवांस दिया है तो उसको डिस्क्लोज करो सेपरेटली फ्रॉम बैंक। और फिफ्थ स्केड्यूल ने कहा लोन टू एसोसिएटेड कंपनी सिर्फ डिस्क्लोज करो, ये रिलेटेड पार्टी वाला डिस्क्लोज मत करो, ठीक है। तो ओनली एसोसिएट किसने कहा जी, फिफ्थ ने, ठीक है। फिफ्थ ने क्या कहा जी, फिफ्थ ने क्या कहा जी, ओनली एसोसिएट, जबकि फोर्थ ने क्या कहा जी, एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी। फर्क समझ आया? चल, अच्छा जी, बड़े छोटे छोटे फर्क हैं जी, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, ज़रा चेक कर लें, ऐसे ही था ना, और कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, ठीक है। अभी तक जितने डिस्क्लोजर्स पढ़े, अब इतना सा फ़र्क है, तो वो मुसीबत साथ थोड़ी डाल सकते थे हम। फ़र्क नंबर 1, लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट HR पॉलिसी वाला फिफ्थ स्केड्यूल में है ही नहीं। फ़र्क नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ एसोसिएट कह रहा है फिफ्थ स्केड्यूल, जहां पे एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी कह रहा है फोर्थ स्केड्यूल, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ज़्यादा मसला इधर आना है जनरल डिस्क्लोजर्स में, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद जनरल डिस्क्लोजर्स में 1 मिनट ज़रा लगाकर मुझे ज़रा मुश्किल काम कर लेने दो। फोर्थ स्केड्यूल में लो जी, फोर्थ स्केड्यूल में ये सारे डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ज़िंदगी आसान होगी कि नहीं, ठीक है। अब कौन से वाला फिफ्थ स्केड्यूल में मुकम्मल नहीं है, जो जितना एक दफ़ा सिर्फ देखा सिर्फ उससे ही याद कर लो। तो मुझे लगता है इधर से इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला नहीं था, ऐसे ही है, चेक कराऊं, याद आ रहा है? पूरा बुलेट ही नहीं था ना वो, जब मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले गलती से देख लिया था, आपने कहा हो फिक्स एसेट में जाओ, ये जनरल खोल लिया आपने, तो वही ओपन किया हुआ था ना ये, दिस बुलेट इज नॉट इन फिफ्थ, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक वो था क्रेडिट फैसिलिटीज वाला, कहाँ पे पड़ा है, नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 ये मुकम्मल नहीं, पहले मुकम्मल वाले साइड पे कहा था, ये मुकम्मल तौर पे नहीं है। और कौन सा नहीं था, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड वाला नहीं है। उसके बाद
मुकम्मल वाला मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल ही नहीं है, ये मुकम्मल ही नहीं है, तो ये तो मुकम्मल नहीं है, ये तो पूरे के पूरे गए, ये तो गए, इनको लाल करें, इनको लाल करें, ये तो गए, ये तो मुकम्मल ही गए। अब कुछ जो थे वो फर्क वाले थे, ठीक है। वो फर्क वाले कौन कौन से हैं? मिल्स एंड प्लांट के अंदर उसने कुछ कहा था, जरा देखें, ये जरा देखें ध्यान से। नोट द फिफ्थ स्केड्यूल डज नॉट रिक्वायर एड्रेस टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसीलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या बोला है, तो सही है डिस्क्लोजर, लेकिन ओनली लोकेशन, लेकिन क्या जी, ओनली लोकेशन। फर्क तो है थोड़ा सा, ये फर्क है, ठीक है जी, ओनली लोकेशन। तो उसने डिस्क्लोज सिर्फ क्या करवाई है सही डिस्क्लोजर, ठीक है। उसके बाद और कौन सा रह गया? कैपेसिटी वाले ये सब ओके थे, ऐसे ही है ना, ये सब थे। लोकल के अंदर तो कोई मसला नहीं था ना, फॉरेन के अंदर एक मसला आया था। फॉरेन के अंदर बहुत सारे बुलेट से माफी मिल गई थी हमें। सिर्फ पहला बुलेट बताओ, क्या नाम और इनकॉर्पोरेशन बताओ, बाकी बुलेट बेसिस और एग्रीगेट परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो आओ यहाँ पे लिखो आप, है तो सही लेकिन ओनली नेम एंड कंट्री, ऐसे ही था, ओनली नेम एंड कंट्री, बन गई समरी। अब ऐसे नहीं ना लिखा हो तो मुसीबत पड़ी हो, यार पता नहीं कहां से मिलेगा हमें। अब ये इंशाल्लाह आपके पास आ गई, 4 जगहों पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो थोड़ा सा जोर लग गया बस मेरा, और क्या, ठीक है। उसके बाद जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भाई याशी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाला नोट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन करो इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, दूसरे से 8वें तक है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या है, नाम और जुरिस्डिक्शन, तो ओनली नेम, एक मिनट फिर देख लो, नेम ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है। बुलेट 1 पूरा ही है, तो अब ये पूरा कैसे लिखूं, क्या लिखूं जी, ओनली नेम, ओनली बुलेट 1 लिख दूं, नहीं ओनली नेम लिखता हूं, ओनली नेम एंड जुरिस्डिक्शन, हाँ ऐसे आगे लिख देता हूं बुलेट 1, ताकि ये ना हो आप समझे 2 बुलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जनाब कहानी खत्म शुद्ध। नजर आ रहा है कुछ? मादरत के साथ जरा गुजारा, अगर अलग अलग करें तो ये पहले इसकी पिक्चर लें कोशिश करके, फिर इकट्ठी भी एक दे देता हूं पिक्चर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 4th और 5th के अंदर 2 जगह फर्क है। करंट एसेट्स के अंदर लोन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट एचआर वाला डिस्क्लोजर 5th स्केड्यूल में नहीं है, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 5th स्केड्यूल ने सिर्फ एसोसिएट का जिक्र किया है, रिलेटेड पार्टी का जिक्र नहीं किया, बस। उसके बाद जनरल डिस्क्लोजर्स के अंदर ये पेज कौन से तक हैं जरा बता दो, ये मैंने कहा अब सबका वो जगह ही को नहीं बची थी जी 156 से 151, मैं आ गया पुट्ठे टूर पे जी। अब इसके अंदर सब डिस्क्लोजर्स मौजूद, अब ऐसे बात करना आसान है, याद रखना आसान है, ठीक है। सिर्फ मिल प्लांट वाले में एड्रेस नहीं है, 5th स्केड्यूल ने मांगा, इमूव प्रॉपर्टी वाला सिरे से मांगा ही नहीं, फिर फॉरेन एसोसिएट में सिर्फ नाम और कंट्री मांगी है, क्रेडिट फैसिलिटी है ही नहीं, यूटिलाइजेशन प्रोसीड है ही नहीं, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नाम और जुरिस्डिक्शन मांगी है उसने, फॉरेन डेटर है ही नहीं, शरीयत कंप्लायंस है ही, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तस्वीरें आ गई, और फिर को कट्ठी तस्वीर खींचना चाहे तो वो भी कर सकता है इस तरह से खिड़च, ठीक है जी। सारे एमसीक्यूज आपके होमवर्क में हैं, मुझे नहीं पता, मुझसे कोई पूछे ना कल कि ये एमसीक्यू नहीं हुआ हमसे, ठीक है ना, ऐसे करके आने आपने। शरीयत कंप्लायंस के सिर्फ डिस्क्लोजर रह गए, ठीक है, और एक आधा को पास पेपर देख लेंगे उसमें डिस्कशन, तो कल होपफुली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे कल, ओके। रिवीजन का मतलब आपको पता होगा, हम रीसेंट अटेम्प्ट को सॉल्व करेंगे सारी को, ठीक है, और प्लस उसमें कोई कमी कोताही जो रहती होगी हमारी वो भी साथ साथ हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।